मोस्ट वेलकम एंड गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज जो चल रही है, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो क्लास 9th चैप्टर 3 हिस्ट्री 3rd वीडियो लेके आए और टुडे इज आवर टॉपिक इज द इफेक्ट्स ऑफ द वार, अर्थात जो युद्ध हुए थे। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वार। जो पहला युद्ध हुआ था 1940 से 1948, अर्थात 1914 से 1918 के बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उसका इफेक्ट क्या हुआ आपको पता ही है। जब भी कोई वार होती है, जब भी कोई युद्ध होता है, तो उसका इफेक्ट मुख्य रूप से सभी एस्पेक्ट से पड़ता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो इकोनॉमिक रूप से हो। प्रत्येक फील्ड के अंदर युद्ध का इफेक्ट, युद्ध का प्रभाव नजर आता ही है। तो ऐसा ही कुछ यूरोप में हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या क्या इफेक्ट हुए थे, तो यहाँ पर देखते हैं डेवेस्टिंग इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल एंड फाइनेंशियली। देखिए मुख्य रूप से बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। मुख्य रूप से हम देखिए साइकोलॉजिकली रूप से और फाइनेंशियली रूप से। साइकोलॉजिकली रूप से यानी मानसिक रूप से देखें तो जर्मनी के लोगों के साथ जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल की गई थी, उस संधि के बाद लोगों के मन में एक अशांति थी और वो किसी भी प्रकार से इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो इंसल्ट हुई थी, जो बेइज्जती हुई थी, उसका बदला लेना चाहते थे। तो मनोवैज्ञानिक रूप से या मानसिक रूप से कहें तो बहुत अधिक वो लोग परेशान थे। और फाइनेंशियली यानी आर्थिक रूप से भी सारी जो कंट्रीज थी इस युद्ध में भाग तो लेती हैं और सभी कंट्रीज ये सोचती हैं कि इस युद्ध के अंदर कुछ ना कुछ हमें गेन होगा, लेकिन वो गेन करना इसके बल्कि एक प्रकार से कहूं तो आर्थिक रूप से इतने लंबे युद्ध के अंदर पूरा का पूरा जो यूरोप था वो डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया था। आगे है यूरोप। अगर यूरोप की बात करें तो कॉन्टिनेंट ऑफ द क्रेडिटर्स टू कॉन्टिनेंट ऑफ डेप्टर, यानी कि उस समय यूरोप जो था वो इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से इतना पावरफुल था कि वो विश्व की जितनी अन्य कंट्रीज थी उन अन्य कंट्रीज को लेकिन आफ्टर दिस वार, इस युद्ध के बाद में उसकी जो कंडीशन थी टू कॉन्टिनेंट ऑफ डेप्टर, यानी वो कर्जदार बन गए। यानी कि यूरोप की जो कंट्रीज थी उनको अन्य देशों से कर्ज लेना पड़ रहा था, उनसे उधार लेना पड़ रहा था, उनसे एक प्रकार से ऋण लेना पड़ रहा था। ऐसी हालत यूरोप की हो गई थी। और आपको पता होगा देयर आर 7 कॉन्टिनेंट, ये आपको पता होना चाहिए, कॉन्टिनेंट 7 है। मुख्य रूप से इस युद्ध के अंदर यूरोप की स्थिति खराब होने का कारण भी यह था कि यूरोप के सारे देश इस विश्व युद्ध में कूद चुके थे और आर्थिक रूप से, फाइनेंशियली रूप से सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे। आगे वीमर रिपब्लिक, या हिंदी में इसको वाइमर भी बोलते हैं, या वीमा रिपब्लिक या वाइमर रिपब्लिक एंड इट्स स्पोर्ट्स फेस्ड प्रॉब्लम्स। मुख्य रूप से जो नया गणराज्य बनाया गया था ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड के दौरान ही जो नई रिपब्लिक बनाई गई थी, नई पार्लियामेंट बनाई गई थी। अब इस नई पार्लियामेंट को मुख्य रूप से जो सपोर्ट करने वाले थे वो सोशलिस्ट थे, कैथोलिक से और डेमोक्रेटिक्स थे। तो ये लोग जो इसको सपोर्ट करते थे, तो ये लोग जहां भी बाहर लोगों को दिखाई देते थे, लोग पब्लिकली उनके ऊपर अटैक कर देते थे। वो अटैक इसलिए करते थे क्योंकि ये जो लोग मुख्य रूप से नए जो रिपब्लिक लाया गया था, न्यू रिपब्लिक लाया गया था, या वाइमर गणराज्य लाया गया था, वाइमर रिपब्लिक लाया गया था, इसको सपोर्ट करते थे। इस वजह से अब वो लोग मुख्य रूप से ये इनके सपोर्ट ही थे, डेमोक्रेटिक भी थे, सोशलिस्ट भी थे और कैथोलिक भी थे। तो इनके ऊपर एक प्रकार से अटैक किया जाता था और इनको नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता था। अब नवंबर ऑफ क्रिमिनल्स कहने का मुख्य कारण यह था, नवंबर के अपराधी कहा जाता था। इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल की गई थी वो नवंबर मंथ में की गई थी। नवंबर मंथ के अंदर ट्रीटी ऑफ वर्साइल अर्थात वर्साई की संधि की गई थी। आपको पता होगा वर्साई की संधि का जर्मनी के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ा था, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, उसमें आप देख सकते हैं। इस वजह से इनको नवंबर क्रिमिनल्स भी कहा जाता था। फर्स्ट वर्ल्ड वार डीप इंपैक्ट ऑन यूरोपियन सोसाइटी। मैंने अभी बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो यूरोप की सोसाइटी थी उसके ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला था। ट्रेंच लाइफ ग्लोरीफाइड। अब ट्रेंच लाइफ का मतलब होता है कि वहां के जो सैनिक थे, इसको आप देख सकते हैं कि वो सैनिक किस प्रकार यहां पर इसके अंदर रहते थे। ये जो सैनिक थे, ये सैनिक इस 2 फुट के गहरे खड्डे के अंदर रहते थे और यही उनकी लाइफ होती थी। और मुख्य रूप से उस समय जो पॉलिटिशियन थे या मीडिया के द्वारा ट्रेंच लाइफ को बहुत अधिक मात्रा में, बहुत बड़े लेवल पर बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता था। और सिविलियन पीपल्स के मुकाबले के अंदर जो आर्मी सेना के जो पर्सन होते थे उनका बहुत अधिक रेस्पेक्ट किया जाता था। और रेस्पेक्ट करने के पीछे कारण भी ये था ताकि और जो लोग हैं, अन्य जो लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी के अंदर ज्वाइन करें, सेना को ज्वाइन करें, ताकि प्रथम विश्व युद्ध का बदला लिया जा सके। तो ट्रेंच लाइफ को बहुत अधिक मात्रा में ग्लोरीफाइड किया गया, उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। बट हाउ एवर ट्रूथ वॉज डिफरेंट। लेकिन एक्चुअल में जो सैनिक लाइफ को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता था, एक्चुअल में जो लाइफ थी वो ऐसी नहीं थी। क्योंकि ये जो
सैनिक रहते थे ये इस ट्रेंच, इस गहरे खड्डे के अंदर रहते थे। गहरे खड्डे के अंदर ही रहना बहुत ही मुश्किल था। आप कल्पना कीजिए इसी गहरे खड्डे के अंदर वो कैसे रहेंगे। 2 फुट का गहरा खड्डा होता था, वहीं पर रहना होता था उनको। और वास्तविकता में इन सैनिकों की स्थिति अच्छी नहीं थी। टाइम पे इनको खाना भी नहीं मिलता था। इनके जो साथी थे लगातार वो गोलाबारी के अंदर मरते रहते थे। यहाँ लाशों को, डेड बॉडी को खाने वाले रैट्स, चूहे घूमते रहते थे इनके चारों ओर। इतने बुरे माहौल में ये लोग रहते थे, न टाइम पे खाना मिलता था, है ना, न इनके लिए कोई अच्छी फैसिलिटीज़ थी। इस गहरे खड्डे के अंदर इनको रहना पड़ता था। लगातार मौत इनके ऊपर लगातार घूमती रहती थी। तो इतनी बुरी कंडीशंस के अंदर ये लोग रह रहे थे। मैन एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलाइन। और मुख्य रूप से जो मनुष्य थे या जो युवा थे उनको क्या बनाया जाता था? एग्रेसिव, आक्रामक बनाया जाता था, स्ट्रॉन्ग बनाया जाता था, और मैस्कुलाइन और मर्दाना ताकत वाला गुणों वाला बनाया जाता था। यानी एक प्रकार से जर्मनी के युवाओं के अंदर एक अलग फीलिंग भरी जा रही थी आक्रामकता की, कि मजबूत बनो, आक्रामक बनो, और मैस्कुलाइन पावर, मर्दाना ताकत, मर्दाना गुणों वाले, इस प्रकार की उनके लोगों के अंदर मेंटेलिटी को फिट किया जा रहा था। एग्रेसिव वार प्रोपगेंडा, मुख्य रूप से एक प्रकार से युद्ध को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता था। तो एग्रेसिव वार प्रोपगेंडा चलाया जा रहा था, युद्ध को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा था कि युद्ध होने के बाद में जर्मनी बदला ले सकता है। एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंट्रल स्टेज इन पब्लिक। मुख्य रूप से आप देखें तो लोगों के बीच के अंदर भी और सैनिकों के अंदर भी नेशनल ऑनर, अर्थात जर्मनी जो है प्रथम विश्व युद्ध की जर्मनी में हार हो गई, उसको बदला लेना है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल का बदला लेना है। उस चीज के कारण मुख्य रूप से नेशनल ऑनर, राष्ट्र के सम्मान को केंद्र बिंदु में रख दिया गया और अन्य सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया गया कि राष्ट्र का सम्मान सर्वोपरि है। चाहे किसी भी व्यक्ति को किसी भी लेवल पे कोई प्रॉब्लम आए, सबको प्रॉब्लम को कोई ध्यान नहीं दिया गया। बस एक ही बात थी, नेशनल ऑनर, नेशनल ऑनर, इसको सेंटर के अंदर रखा गया। सेकेंडली, डेमोक्रेसी बीकेम ए यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया। और ऐसी स्थिति के अंदर, अर्थात फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार के बिटवीन, इस पीरियड के अंदर डेमोक्रेसी की बात करना एक प्रकार से बहुत ही युवा, बहुत ही एक नया विचार था और बहुत ही एक नाजुक विचार था। यानी कि डेमोक्रेसी के लिए कोई ज़्यादा जगह बची नहीं थी, बहुत नाजुक और नया विचार था डेमोक्रेसी की बात करना। सेकेंडली था स्पोर्ट्स फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप ग्रुप। लगातार जो लोग थे वो जो कंजर्वेटिव थे उनके द्वारा जो डिक्टेटरशिप, तानाशाही लाई जा रही थी, यानी एक प्रकार से जर्मनी के लोगों के अंदर तानाशाह को पसंद करने का आइडिया, उनको उस भावना को आगे बढ़ाने का आइडिया और तानाशाही को पसंद करने के जो लोगों के व्यूज थे वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। एक प्रकार से मैं कहूँ तो डिक्टेटरशिप लाई जाने के लिए वहाँ पर एटमॉस्फेयर तैयार किया जा रहा था। तो मुख्य बातें इसके अंदर मैंने बता दी है। इससे अगला नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके लिए फिर आ जाऊंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।